From the showdown over Waqf bill in the parliament to ceasefire violation by Pakistan and update on protests at Hyderabad's Central University. Let's get you all the big stories of the day in this news wrap. Hi, I'm Khyati Rajvanshi and you're watching the Indian Express. Let's get started. In the day's big news, the Waqf debate takes center stage in the Lok Sabha as Union Home Minister Amit Shah defends the Waqf Amendment Bill. Speaking in the House, Shah accused the opposition of spreading misinformation for political reasons. He clarified that Waqf refers to a religious charitable endowment and can only involve donations of personal property, not government land. Dismissing concerns over interference in religious matters, Shah stated, and I quote, "There is no provision to appoint non-Muslim members to the Waqf board, nor do we intend to do so," end quote. He further alleged that opposition parties oppose the bill purely for vote bank politics. Listen in to what he had to say. ये स्पष्टता समझ लीजिए, ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। ये स्पष्टता समझ लीजिए। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। यहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर। Moving to the opposition's remarks on the bill, Gaurav Gogoi, the deputy leader of the opposition in the Lok Sabha, launched a sharp attack on the Waqf Amendment bill. He accused the government of trying to dilute the constitution, defame minority communities, divide Indian society,
and disenfranchise minorities through the proposed legislation. Gogoi's criticism adds to the intensifying debate, with opposition leaders questioning the intent and implications of the bill. युवापा आपने लाए, ठीक है, कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये युवापा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं? युवापा आपने लाए, ठीक है, आप कहीं रिगरस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप युवापा का संशोधन लाना चाहते हैं। आपका हक है, आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये युवापा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में, या सिर्फ इसी बिल में है, या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी युवापा एक्ट आएगा, या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो, जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर, यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं, सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर, हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर, बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है, तो इनको दुख होता है. In other news, the Pakistan Army violated the ceasefire agreement along the Line of Control (LOC) in Jammu and Kashmir's Poonch district on April 1st, 2025. The breach took place in the Krishna Ghati sector, where a mine blast was triggered due to Pakistani intrusion. This was followed by unprovoked firing from the Pakistani side, prompting the Indian Army to respond in a controlled and calibrated
manner. The situation remains under close surveillance as tensions escalate along the border. Pakistani troops on Tuesday evening crossed the line of control in Poonch district's Krishna Ghati area and attacked forward Indian posts. Indian Army PRO Lieutenant Colonel Sunit Barthwal said on Wednesday that the unprovoked intrusion was responded effectively in a controlled and calibrated manner. Sharing details, Lieutenant Colonel Barthwal said, and I quote, on the 1st of April, a mine blast occurred in Krishna Ghati sector due to Pakistan Army intrusion across the line of control. This was followed by unprovoked firing and ceasefire violation by the Pakistan Army. He said that the Indian troops responded effectively in a controlled and calibrated manner and the situation is under control, being closely monitored. He further added, Indian Army reiterates the importance of upholding the tenets of 2021 understanding arrived at between the Director Generals of Military Operations of the two countries to maintain peace along the line of control. Sources said that the incident occurred at the Nangi Tikti area of Krishna Ghati sector, which is typically not the preferred infiltration route for militants. Significantly, the intrusion bid came ahead of Union Home Minister Amit Shah's scheduled visit to Jammu and Kashmir on the 7th and 8th of April, and also when the security forces and the Union Territory Police are engaged in a lengthy operation against militants for the last 11 days in Kathua district. Security forces have so far killed 2 militants and their searches in the dense forests of the Ramkot area of Kathua are underway for 3 others. 4 policemen were also killed when militants taking advantage of their position on a hilltop opened fire on a search party earlier on the 27th of March. The 5-member militant group is believed to have entered the Kathua district after crossing the international border with Pakistan last week. The security forces and the police initially had the first contact with them on the 23rd of March in the forests at the Sanyal village, but they managed to flee. For more details on the story, stay tuned to the official YouTube channel of the Indian Express. कि हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की और बदकिस्मती है उन घरों की जहां से वो बच्चे गए हैं। तो लिहाजा आज ये चीज है कि हम यही कहेंगे कि ये चीजें रुकनी चाहिए और ये जो आतंकवाद उग्रवाद जिसने हमारे जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान पहुंचाया इन सालों साल में, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस का हम जितनी भी तारीफ करें वो कम नहीं है, क्योंकि इस पुलिस ने बड़ी शहादतें दी हैं। कुछ हैं बीच में ऐसे वैसे, लेकिन ओवरऑल जो पुलिस का जो है ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत अच्छा रहा है और हमेशा इन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जम्मू कश्मीर को मजबूत किया है, हिंदुस्तान को मजबूत किया है। और आज जब ये इनकाउंटर आज चल रहा है, मैं दुआ यही करूंगा मां वैष्णो देवी से, बाबा वाली से, कि हमारा कोई नुकसान न हो, बल्कि वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनका खात्मा। A distressing video showing birds screeching in panic as bulldozers razed 400 acres of land in Hyderabad, Telangana has ignited public outrage. The cleared land, located near Hyderabad's Central University, is now at the heart of an intense political controversy. Bharat Rashtra Samiti, BRS, Working President K.T. Rama Rao has slammed the Congress-led Telangana government, accusing it of using force against University of Hyderabad students protesting to safeguard university land. A disturbing video of birds screeching in distress as bulldozers cleared 400 acres of land in Hyderabad, Telangana has sparked public outrage. Bharat Rashtra Samiti, Working President K.T. Rama Rao strongly criticized the Congress-led Telangana government, accusing it of using force against University of Hyderabad students protesting to safeguard the institution's land. Speaking to the media after meeting the students at Telangana Bhavan on Monday, KTR condemned the alleged suppression of student protests and questioned Congress leader Rahul Gandhi's silence despite his previous advocacy for environmental causes. He also allowed students to speak to the press on the matter. I am a student union member of the University of Hyderabad. I want to point out specifically 2 things. KTR Garu has already talked about most of the issues in general. I want to point out specifically 2 things for everyone who's watching, for all the media people who are here,
These are the two things I want you to go back and report on. First thing is that as of now, the University of Hyderabad administration has also clarified, and we have also known this for very long, that this 400 acres that the government of Telangana claims is theirs, that is a different affair that we can contest legally later whether it is theirs or not. But as long as they are claiming that these 400 acres belong to them, we want to ask them, has the revenue department done an authoritative survey to demarcate which 400 acres of land it actually is? It can be any 400 acres. Have they done a survey to demarcate that land? If that survey has not been done, if the revenue department has not done this survey, then how is it that the government has decided to go on, bring more than 50 JCBs inside the university in the middle of the day, continued using those JCBs entire night, raising through the forests? They have reached as far as the departments where students study and spend their entire days. They have reached to the Peacock Lake, to the lakes inside the university. They have even run over various animals and countless number of trees. If the survey has not been done, then how is it they have decided to take on these JCBs and continue with their action, and they're going to continue until tomorrow? Second is, a case was filed regarding these 400 acres by a civil society organization in the High Court. They demanded that this 400 acres should be declared as a national park. While that case is still in the court, while the court has given a clear direction to the government to present the legal and the ecological matters related to this 400 acres on 7th of April, then how is it that 1 week before that hearing, the government has decided to start acting on that land before giving the answer to the court? These are the 2 points that we want you to talk about. And if the government has thought that they can come and scare the students of the university from continuing their fight for the land, then we are here to tell you that the students will not yield. This land we know belongs to us. We'll fight that separately. We also know that this entire 400 acres is a very crucial space, a crucial green space for the city of Hyderabad. That's all for today, but before we sign off, here are some visuals from Haveri, where Gerebad Festival has begun in the Malnad region. This unique celebration sees people gathering to catch fish in the lake. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರು ಕರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ हमने अभी 10 केजी मछली पकड़ दिया। हाँ, ये सेलिब्रेशन का क्या करता है, क्या नेम है? ये मीनहड़ी मनी नड़ी कुणी इरी मीनहड़ी बोल को। कितना विलेज यहाँ पर? इधर है ना 15 विलेज का लोग आते हैं इधर। किस घंटे चलता है? 1 बजे से चालू करे से आज इधर 2 बजे से हो 1 घंटा। आपका नाम? मधु है। मेरा नाम मधु है। हम बनवासी से आए इधर। बहुत इधर मेरी मछली पकड़ दिया हमने। खुश हो गया। नाम है इसको? ये गाँव का ये सेलिब्रेशन का नाम क्या है? ये कुणी केरी बेटी कुणी इरी मीनहड़ी कन्नड़ में बोलते।